बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एनुअल इनकम टैक्स रिटर्न सालाना गोशवारा 2020 जिसकी ड्यू डेट जो है वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप एओपी वगैरह के लिए 30 सितंबर 2020 है। और वो आप फाइल कर रहे हैं या फाइल करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो ये होगा कि आपने देखना है कि क्या आपके लिए स्टेटमेंट 115(4) जिसे हम कहते सेक्शन 115(4) है वो फाइल करना ज़रूरी है या नॉर्मल रिटर्न आपके लिए फ़ाइल करना ज़रूरी है। स्टेटमेंट उस बंदे के लिए ज़रूरी है जिसकी जो इनकम है वो फाइनल टैक्स रिजीम में कवर होती है, यानी अगर आपको जो रिसीट आई है उसको जो टैक्स कट गया है वो फुल एंड फाइनल है तो आपकी जो इनकम है वो फाइनल टैक्स रिजीम में जाएगी और आपने स्टेटमेंट 115(4) वाली फ़ाइल करनी है और वो सिंपल है। अदरवाइज़ आपको इनकम जो अपनी नॉर्मल टैक्स रिटर्न फाइल करना होगी। फिर आपने ये देखना है कि अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी फ़ॉरेन इनकम है $10,000 या उससे ज़्यादा, या आपके पास फ़ॉरेन एसेट्स हैं वो $1,00,000 या उससे ज़्यादा हों, तो आपने एक स्टेटमेंट ऑफ फ़ॉरेन इनकम और फ़ॉरेन एसेट्स वो स्टेटमेंट भी आपने फ़ाइल करनी है। आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं वो स्टेटस कैसे आपने डिटर्मिन करना है उसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उसका लिंक भी जो है वो यहाँ पर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँ। फिर आपने देखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं, यानी अगर आप पहली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो नॉर्मली ये देखने में है कि जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो डिपार्टमेंट पिछले सालों की रिटर्न का फाइलिंग का नोटिस आपको इशू कर देता है और आपको पिछले सालों की रिटर्न भी फाइल करना पड़ सकती है। तो आपने ये करना है कि पिछले 5 सालों का एटलीस्ट उसकी एक एक्सेल में रिकन्सिलेशन बना के, यानी आप ये समझें कि आपने पिछले 5 सालों की रिटर्न बनानी है। फाइल बेशक आप इस साल की कर रहे हो, क्योंकि जब आप इस साल की फाइल कर देंगे तो आपका वेल्थ का क्लोजिंग बैलेंस डिटर्मिन हो गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकेंगे। और पिछले साल का नोटिस आया और आपकी वेल्थ स्टेटमेंट बनाने बैठे और वो रिकनसाइल ना हुई तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपने जब रिटर्न फाइल करना है तो आपने ये देखना है कि मैं जो मेरा स्टेटस है, क्या मैं सैलरीड पर्सन हूँ या नॉन सैलरीड पर्सन हूँ। इसका फ़र्क ये होता है कि जो सैलरीड पर्सन है उसके टैक्स के रेट डिफरेंट हैं और नॉन सैलरीड पर्सन जो है उसके टैक्स रेट डिफरेंट हैं। तो ये डिटर्मिन कैसे करना है कि आप सैलरीड है या बिजनेस इंडिविजुअल हैं। तो सैलरीड इंडिविजुअल के लिए आपकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम इस साल की है उसका अगर 75% से ज़्यादा इनकम जो है वो अगर सैलरी से है, तनख्वाह से है, तो आप सैलरीड पर्सन हैं। अदरवाइज आप के ऊपर जो रेट टैक्स के एप्लीकेबल होंगे वो अदर दैन सैलरीड इंडिविजुअल के एप्लीकेबल होंगे। फिर इस जो लास्ट बजट था उसमें कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो चेंजेस इंट्रोड्यूस करवाई गई थी कि फाइनल टैक्स की बहुत सारी इनकम है उसको उठा के नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले जाया गया था। जिस तरह इंपोर्टर है, अगर कमर्शियल इंपोर्टर हैं तो इंपोर्ट कर रहे हैं तो पहले आप ये करते थे कि जितनी इंपोर्ट की वैल्यू है उसको जो टैक्स इंपोर्ट पे कट गया वो फुल एंड फाइनल था, फर्दर कोई टैक्सेशन नहीं थी। लास्ट बजट में चेंज कर दी गई थी और ये जो अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे होंगे उस पर इसकी एप्लीकेशन है। अब आपको रिक्वायर्ड है कि आपने अपना नॉर्मल प्रॉफिट लॉस बनाना है, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, उसके ऊपर जो स्लैब रेट है वो लगा के, और इंडिविजुअल है या ओपी है तो आपने अपनी टैक्स की लाइबिलिटी वर्कआउट करनी है वर्सेस जो आपका इंपोर्ट पे टैक्स कटा है, विच एवर इज़ हायर वो आपने पे करना होगा। और इसी तरह से ये कमीशन एजेंट है या आपके जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उस पर टैक्स कटा हुआ है तो उन केसेस में भी आपने देखना है कि क्या लास्ट टाइम जो मेरी फाइनल टैक्स की इनकम थी वो ये जो रिटर्न फाइल कर रहा हूँ इस दफ़ा भी फाइनल टैक्स में आ रही है, नॉर्मल में चली गई है। अगर नॉर्मल में है तो फिर आपने उसकी नॉर्मल कंप्यूटेशन भी करनी है। फिर एक पॉइंट है कि अगर आपकी बिजनेस इंडिविजुअल है और आपका जो टर्नओवर है, जो आपकी सेल है वो 10 मिलियन है, तो आपके ऊपर टर्नओवर टैक्स मिनिमम टैक्स सेक्शन 113 वो भी एप्लीकेबल हो जाता है। तो नॉर्मल देखने में ये है कि आप अपनी कंप्यूटेशन करके अपनी रिटर्न फाइल कर देते हैं और बाद में आपको मिनिमम टैक्स का नोटिस आ रहा होता है तो उस वक्त क्योंकि अपना आप जो सेल है, जो टर्नओवर है वो पूरी डिक्लेयर कर चुके होते हैं, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती, तो आपने मिनिमम टैक्स की प्लानिंग भी करके रिटर्न फाइल करनी है। फिर जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, जो आपकी सेल है, जो टर्नओवर है, अक्सर ये होता है कि आपकी जो सप्लाईज थी, जो सेल थी, उसके ऊपर सेल टैक्स भी एप्लीकेबल था और आप लायबल थे सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन किए और आपने सेल टैक्स पे चार्ज करना था। आपने सेल टैक्स की वो जो उसको आपने इग्नोर करके आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, उससे अपने सेल और जो अपने टर्नओवर डिक्लेयर कर दिया, तो डिपार्टमेंट अक्सर नोटिस ये इशू हो रहे हैं कि जी आपकी
जी इतनी आपने सेल डिक्लेयर की हुई है इनकम टैक्स रिटर्न में, तो उसके ऊपर ये सेल टैक्स बनता था। आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड भी नहीं है और सेल टैक्स पे नहीं किया, तो लिहाजा आप 17% इतना टैक्स बनता है। बाकी जो पेनल्टी है और डिफॉल्ट का चार्ज है वो भी आप जमा करवाएं, तो उस वक्त आपको डिफेंड करना काफ़ी मुश्किल है। तो जब आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप ये इंश्योर कर लें कि उसके ऊपर सेल टैक्स एप्लीकेबल था या नहीं था। अगर था तो क्या आपने उसकी लाइबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज की हुई थी। अच्छा, फिर हम चाहे सैलरी इंडिविजुअल है चाहे अदर देन सैलरी है, जब वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहा होता है तो कुछ कॉमन चीज़ें जो हम डाल रहे होते हैं, एक हम कहते हैं ये फॉरेन रेमिटेंस है, कि अगर हम बाहर से हमें पैसे आए हैं हम कहते हैं ये फॉरेन रेमिटेंस है। तो इसमें लास्ट बजट में बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज आ गई थी, वो ये थी कि एक तो लिमिट कैप कर दी गई है। यानी अब अगर 5 मिलियन तक की आपकी फॉरेन रेमिटेंस है तो ठीक है, लेकिन अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो वो फॉरेन रेमिटेंस वाली कैटेगरी में अलाउ नहीं होगी और आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। तो आपकी अगर फॉरेन रेमिटेंस 50 लाख से ज़्यादा है तो जो एक्सेस अमाउंट है उसको अभी प्लान कर लें कि गिफ्ट में लेके जाना है या किस साइड में लेके जाना है। फिर फॉरेन रेमिटेंस के केस में बैंकिंग चैनल और जो आपका बैंक है वो पाक रुपीज़ में कन्वर्ट करे और आपको पीआरसी इशू करे, ये 3 कंडीशन पूरी होंगी तो आपको फॉरेन रेमिटेंस हेड में अलाउ होगा। अदरवाइज आपको फॉरेन रेमिटेंस वो अलाउ नहीं होगी और वो आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। इसी तरह से अक्सर देखा है कि आप अपनी रिटर्न में किसी फैमिली में से पैसे हैं तो आप उसको गिफ्ट शो कर देते हैं, चाहे अक्सर आपको कैश मिला और आपने गिफ्ट शो कर दिया है। तो गिफ्ट के केस में एक तो आपने ये इंश्योर करना है कि बैंकिंग चैनल से हो, फिर आपने एक गिफ्ट डीड स्टैंप पे प्रिंट करके साइन करवानी है, और तीसरा अगर वो जो गिफ्ट आपको दे रहा है, जो डोनर है, अगर वो फाइलर है तो अपनी रिटर्न में भी गिफ्ट शो करे कि वो गिफ्ट दे रहा है, तो फिर आप इसको गिफ्ट में डिक्लेयर करें, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। इसी तरह से अगर आपकी एग्री लैंड है तो अक्सर आप एग्री इनकम डिक्लेयर कर देते हैं और आपने रेलेवेंट प्रोविंस में उसका एग्री इनकम टैक्स पे नहीं किया होता, तो इनकम टैक्स के कानून में वही आपको एग्री इनकम एग्जेम्प्ट होगी, वही अलाउ होगी जिसके ऊपर आपने रेस्पेक्टिव प्रोविंस में एग्री इनकम टैक्स पे किया हुआ है। अगर वो आपने पे नहीं किया हो तो आपकी वो डिसअलाउ करेंगे और आपको उस पर टैक्स डिमांड करेंगे। फिर रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे अक्सर देखा है कि आपके पूरे साल में बैंक में ट्रांजैक्शन काफ़ी ज़्यादा है, यानी क्रेडिट एंट्रीज आपकी वही होती हैं, और जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आप उसको कंसिडर नहीं करते। लेटर ऑन जब कभी आप ऑडिट में या किसी और जगह आपकी प्रोसीडिंग ओपन होती हैं तो आपको जो क्रेडिट एंट्रीज है वो जस्टिफाई तब आप वहाँ पर नहीं कर पा रहे होते। तो कोशिश करें कि रिटर्न फाइलिंग के टाइम के ऊपर बैंक में जितनी क्रेडिट एंट्रीज हैं उसका हिसाब किताब करके उसको कंसिडर करें और फिर अपनी रिटर्न फाइल करें। फिर जो एक्सपेंसेस आपके हैं, आपके जो रजिस्टर्ड एक्सपेंस हैं, अगर आपके यूटिलिटी बिल्स है, एजुकेशन है, आपका जो ट्रैवलिंग फॉरन है, तो जो आपकी जो एक्सपेंस है वो ट्रेस हो सकता है, उसका कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है वो आप सारे अपने डॉक्यूमेंट से लेके उसके मुताबिक अपनी एक्सपेंसेस में डिक्लेयर करें, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर आपको कुछ टैक्स क्रेडिट अलाउ होते हैं, अगर आपने इंश्योरेंस करवाई हुई है तो जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसका आपको क्रेडिट मिलता है कि उसका थ्रेश होल्ड है। इसी तरह से म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसका टैक्स क्रेडिट है। आपने घर की कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया हुआ है, उसके ऊपर आपने प्रॉफिट या मार्कअप दिया तो उसका कुछ टैक्स क्रेडिट होता है। कुछ केसेस में एजुकेशन एक्सपेंसेस का क्रेडिट है और कुछ आप डोनेशन दे रहे होते हैं। तो ये मैंने कुछ हेड गिनवाए हैं, कुछ इसमें और भी 1-2 हेड है। तो आपने ये देखना है कि आपको कोई टैक्स क्रेडिट अलाउ तो नहीं है, अगर है तो आप उसको अवेल करें और आपकी टैक्स लाइबिलिटी उससे कम होगी, और अल्टीमेटली अगर आपका टैक्स ऑलरेडी सारा कट चुका हुआ है तो बाकी अमाउंट रिफंड में चली जाएगी। इसी तरह से जब आप रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं तो आपने ये देखना है कि जो मेरी इनकम है उसके अलावा मुख्तलिफ ट्रांजेक्शन के ऊपर आपकी विद होल्डिंग हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने मोबाइल का फ़ोन है जो उसका बिल है उसके ऊपर विद होल्डिंग हुई होती है, आपने गाड़ी को परचेज़ किया है ड्यूरिंग द ईयर उस पर आपने इनकम टैक्स पे किया है, आपने टोकन टैक्स लगवाया है उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया है, या आपने कोई घर परचेज़ किया है, कोई प्रॉपर्टी परचेज़ किया है उसके ऊपर आपने इनकम टैक्स पे किया है। तो ये आपके जहाँ जहाँ भी जो ट्रांजैक्शन है उस पर जो आपकी विद होल्डिंग हुई है वो सारी विद होल्डिंग आपने इकट्ठी करके समराइज करके अपनी रिटर्न में उसको डिक्लेयर करें, वहाँ पर लिखें उसको, क्योंकि वो अगर आपका टैक्स ऑलरेडी कट भी चुका हुआ है तो ये जो एक्सेस टैक्स है ये सारा का सारा आपको रिफ़ंड होगा और आप डिपार्टमेंट से रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं, या कोई ड्यूरिंग द ईयर आपकी लाइबिलिटी निकलती है तो उसके अगेंस्ट आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिटर्न में नहीं डाल इसको डिक्लेयर करेंगे, इसको शो नहीं करेंगे, तो फिर आप ये अपनी जो विद होल्डिंग है टैक्स है इसको आप लूज़ कर जाएंगे, या आपको आप ये कहने कि जो टैक्स कटा हुआ है आप अपना क्लेम जो है वो फोरगो कर रहे होंगे। आई होप कि मैं जो मेजर चीज़ें हैं जो वो मैंने इसमें कवर की हैं। फर्दर भी अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे उसका आंसर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।